नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। आज मैं एक बेहद खास और दिलचस्प मुद्दा लेकर के आया हूं। आज मैं आपसे पूछने वाला हूं कि हमारे जो नेता लोग हैं या हमारे जो पब्लिक लाइफ को ड्राइव करने वाले लोग हैं, वो आधा सच क्यों बोलते हैं? आधा सच क्यों बोलते हैं, इसकी शुरुआत मैं अजित पवार के इंटरव्यू से करना चाहूंगा। अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के साथी, लेकिन उन्होंने एक बयान देकर के हंगामा मचा दिया है। उन्होंने कहा कि 2019 में जब वो अभी मौजूदा जो तौर पर जब वो साथ में, उसके पहले भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई थी। कंट्रोवर्शियल तौर पर उन्होंने शपथ ली थी और फिर वो मामला हर कोई जानता है। उसके बारे में रिकॉल करते हुए अजित पवार ने कहा कि उस पूरे क्रियाकलाप में खुद सीनियर पवार शामिल थे उस बातचीत में। यानी उनकी सहमति से सब हो रहा था, शरद पवार की सहमति से। और उस मीटिंग में अजित पवार ने एक और छौंका लगा दिया और कहा कि उस जो बातचीत हो रही थी उसमें अमित शाह, शरद पवार, फडणवीस के अलावा गौतम अडानी मौजूद थे। अब गौतम अडानी, इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी का नाम सुनते ही एक तूफान मच गया सोशल मीडिया पर। और साथ ही साथ जो गौतम अडानी के नाम पर नरेंद्र मोदी को अटैक करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनके बीच उनको मसाला मिल गया। जो शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, वो सवाल पूछने लगी, इज ही ए बीजेपी ऑथराइज्ड negotiator? Has he been given the responsibility to fix alliances? Why is a businessman so keenly and closely working to bring BJP to power at any cost in Maharashtra? ये प्रियंका चतुर्वेदी के शब्द हैं, सांसद शिवसेना यूबीटी। लेकिन उन्होंने गौतम अडानी का नाम सुना। उसी इंटरव्यू में अजित पवार नाम ले रहे हैं शरद पवार का, लेकिन शरद पवार के लिए एक शब्द नहीं। तो आधा सच। और जब यही बात उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी सांसद संजय राउत से पूछा गया तो उनके शब्द हैं, शरद पवार का नाम छोड़ दीजिए। क्यों भैया, क्यों छोड़ दें? लेकिन संजय राउत कह रहे हैं शरद पवार का नाम छोड़िए। अजित पवार, फडणवीस और शरद पवार, यह मीटिंग कभी नहीं हुई। लेकिन गौतम अडानी, अमित शाह, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल की मीटिंग बार बार होती है। वाह भैया, आधी बात आप सच मानेंगे और आधी बात आप नहीं मानेंगे। ये कौन सी बात हुई? तो इसीलिए मैंने सवाल उठाया कि हमारे जो पब्लिक लाइफ को ड्राइव करने वाले हमारे लोग हैं, वो आधा सच क्यों बोलते हैं? और आधा सच, जब आधा सच बोलते हैं तो फिर जनता गुमराह होती है। और उनके आधे सच से क्या क्या हो जाता है, ये पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। और बात मैंने आधे सच की है, तो आधे सच की जब बात होती है तो बात सिर्फ मैं महाराष्ट्र की नहीं करने वाला हूँ, महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश की करने वाला हूँ। आजकल योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर पूरा विपक्ष पिला पड़ा है। पूरा विपक्ष सांप्रदायिक कह रहा है, पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये बांटने की साजिश है। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो योगी आदित्यनाथ के गेरुआ पर भी सवाल उठा चुके हैं। और गेरुआ पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि गेरुआ पहनने वाला राजनीति में क्यों? वो भूल जाते हैं कि सबसे पहले 1950 के दौर में खुद अयोध्या यानी फैजाबाद सीट से
कांग्रेस ने समाजवादी नेता नरेंद्र देव को हराने के लिए, नेहरू ने नरेंद्र देव को हराने के लिए बाबा राघव दास को वहां का प्रतिनिधि बनवाया था। तब बाबा राघव दास एक साधु थे, संत थे और भगवा पहनने वाले थे। तो उनके लिए वो नियम कुछ और था, योगी आदित्यनाथ के लिए नियम कुछ और है। ये तो अजीब बात है, ये तो आधा सच वाली बात है। लेकिन जब खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के भगवा पर, उनके गेरुआ पर कमेंट किया और उनको निशाने पर लेने की कोशिश की, तो योगी आदित्यनाथ भी कहां चुप रहने वाले। योगी आदित्यनाथ ने 1948 के उस दुरूह सच को सामने ला दिया, जिसको खड़गे कई बार स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। जो खड़गे का परिवार है वो आज के बीदर जिले में उनका गांव पड़ता था और वो गांव निजामों के अधीन था। और उस वक्त पार्टीशन के वक्त, जो उस वक्त पूरा हंगामा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस वक्त रजाकारों ने हिंदुओं को चुन चुन के मारा था। और उसी जुल्म की भेंट चढ़ा था मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी मां, बहन और चाचा को जला करके मार दिया गया था। किसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पिता अपनी जान बचा करके भागे थे और कर्नाटक में, आज के कर्नाटक में उन्होंने शरण ली थी। लेकिन जब बटेंगे तो कटेंगे पर ऐतराज किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने और गेरुआ पर सवाल उठाया, तो फिर योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप आधा सच क्यों बोलते हैं? आपने, आपके परिवार को जो ये दिन देखना पड़ा, उसकी वजह तो यही था ना, बटेंगे, और इसीलिए काट दिया गया। और योगी आदित्यनाथ ये आरोप भी लगाते हैं कि अपने परिवार का बलिदान भूल गए क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण करना है। तो आधा सच मल्लिकार्जुन खड़गे का उन पर भारी पड़ा और योगी आदित्यनाथ ने वो सच सामने ला दिया जो 5 दशक की राजनीति में रहने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं कह पाए। और जब वो नहीं कह पाए तो फिर एक ये राजनीति आज जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उस राजनीति में वो कड़वा सच सामने आ गया और मल्लिकार्जुन खड़गे का आधा सच पकड़ा गया। और जब आधा सच पकड़ा गया तो बात सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं है, आधा सच अखिलेश यादव का भी पकड़ा गया है। और मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, खुद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अभी वो जब वहां पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव यूपी में, तब अखिलेश यादव आजम खान के घर गए हैं। और जब वो आजम खान के घर गए तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का सवाल है कि भाई, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। उन्होंने कहा कि काश अखिलेश यादव इस तरह का कदम पहले उठाते, पूरी तरह आजम खान के साथ खड़े होते, तो उनके परिवार की ये दुर्दशा नहीं होती। खैर, आधा सच लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे और उस आधे सच में अखिलेश यादव आधा सच पीडीए में तो आधा सच है ही है अखिलेश यादव के। वो कहते हैं पिछड़ा दलित। अब ए को उन्होंने छोड़ दिया है, ए फॉर अल्पसंख्यक, ए फॉर अगड़ा, ए फॉर ऑल, कुछ समझ में नहीं आता, ए फॉर अलायंस कुछ समझ में नहीं आया। तो अखिलेश यादव इसी तरह के आधे सच के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब वो गंभीर आरोपों के घेरे में हैं, आजम खान और जेल में बंद हैं, और
योगी आदित्यनाथ की सरकार आजम खान पर लगे आरोपों पर बहुत ही गंभीरता के साथ उसको उनको अदालतों में उनके ऊपर मुकदमा चलवा रही है, तब फिर आजम खान के बहाने खुद अखिलेश यादव अपने आधे सच पर कटघरे में खड़े हो रहे हैं। और उधर जब मैं आधे सच की बात कर रहा हूं तो आज मैं बहुत सारी बातों को यहां लेकर के आया हूं, और बहुत सारी बातों में आधा सच अरविंद केजरीवाल का भी है। अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब को बेहतरी के नाम पर जनता से उस पर अपने लिए मुहर लगवा ली। पंजाब और दिल्ली वो लगातार वहां की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। जब तक वो दिल्ली में थे तब तक जिम्मेदार हरियाणा था और पंजाब था। किस लिए? दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए, पराली जलने के लिए। लेकिन अब नहीं, अब तो वो एक बार नाम भी नहीं लेते हैं जब से पंजाब में उनकी सरकार आई है। और एक बड़ी बात मैं बता दूं, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, हद दर्जे की है, और मुझको ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि देश के उपराष्ट्रपति का विमान पंजाब में लुधियाना में उतर नहीं सका। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण ने ये स्थिति कर दी है। वहां पर लगातार पराली जलाई जा रही है, जिसके कारण विजिबिलिटी कम थी, और इसके चलते राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लुधियाना में प्रोग्राम नहीं हो सका। और मजे की बात यह है कि जगदीप धनखड़ साहब जलवायु और पर्यावरण के मसले पर ही उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंगलवार को जा रहे थे, लेकिन बहुत मशक्कत की गई, लेकिन उपराष्ट्रपति का विमान लैंड नहीं हो सका। और जब वो लैंड नहीं हो सका तो फिर ये बात समझ में आई कि भाई अरविंद केजरीवाल जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, लेकिन आपने किन स्थितियों की ओर ले आए हैं आप पंजाब और दिल्ली को? कहीं भी आप सलूशन नहीं देते हैं। आप लगातार कहते थे कि यमुना में जो पानी प्रदूषित है उसको मैं दुरुस्त कर दूंगा, मुझे 2 साल दे दो, 4 साल दे दो। कितने साल? लगभग लगभग 10 साल बीत गए और यमुना जस की तस है। एक और छठ बीत गया, एक और छठ व्रती उसी गंदे पानी में जो है स्नान करने को बाध्य हुए। ये छठ के साथ एक तरह का षड्यंत्र है। जो छठ व्रत सफाई का, स्वच्छता का सबसे बड़ा प्रतीक है, वो पर्व है, वो लोक परंपरा का हिस्सा है, और उस व्रत के, उस पर्व के व्रती लोगों का को ये दिन देखना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का आधा सच जिम्मेदार है। और जब मैं आधे सच की बात कर रहा हूं तो अगर मैं राहुल गांधी जी की बात ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रही है। बार बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाकर के वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनका आधा सच मैं नहीं सामने रख रहा हूं, उनका आधा सच खुद इंडिया गठबंधन के एक घटक दल और केरल में उनके विरोधी सीपीएम के लोग रख रहे हैं। पिनरई विजयन तो बार बार कह रहे हैं कि ये लोग सांप्रदायिक मुस्लिम लीग के साथ हैं, उस मुस्लिम लीग के साथ हैं जो मुस्लिम ब्रदरहुड में यकीन करती है, जो इस्लामिक कैलिफेट बनाने में यकीन करती है। ये मेरे शब्द नहीं, ये मेरे भाव नहीं, ये पिनरई विजयन के भाव हैं, जो कि लेफ्टिस्ट हैं, जो कि सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के सूरमा हैं, जो धर्म के अफीम मानने वाली विचारधारा के से जुड़े हुए हैं। उन पिनराई विजयन को
राहुल गांधी का मुस्लिम लीग का साथ सांप्रदायिक लगता है। और जब वायनाड में प्रियंका गांधी की जनसभा होती है तो उसमें उसमें भारत का झंडा नहीं दिखता, उसमें भारत जैसा कुछ दिखता ही नहीं है, उसमें हरे झंडे दिखते हैं। मानो लगता है कि पाकिस्तान में जनसभा हो रही है, क्योंकि IUML का जो उनका फ्लैग है वो उसी से रिजेंबल होता है। कहीं भी भारतीयत्व, भारत की संस्कृति का जो मूल तत्व है वो कहीं दिखता ही नहीं। जिस केरल को देवभूमि कहा गया, देवताओं का अपना वास जहां है, भारतीय संस्कृति के जिस पूरे उसकी विचार समुच्चय में, वहां पर उस केरल में आज या तो इस्लामिक लोग हैं या ईसाई बहुल क्षेत्र हैं, और हिंदुत्व का नाम लेवा कोई नहीं बचा। और क्यों? ये पिछले कुछ दशकों की राजनीति है जिसमें हिंदुत्व को हाशिए पर डाल दिया गया, और इस आधे सच के साथ हमेशा ये लोग जीते रहे, जो फ्रॉड सेकुलरिज्म का आधा सच है, जिसमें आप सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं पर थोपते हैं, जिसमें आपको जो आपको दीपावली और होली जैसे त्योहार पर आपको हिंदुओं को रोकना है, लेकिन आपका सेकुलरिज्म वहां बंद हो जाता है, वहां उसकी दुकान शटर डाउन हो जाता है जहां पर किसी अन्य धर्म मजहब की बात हो। भारत एक धर्म निरपेक्ष कहते हैं, जबकि ये भारत पंथ निरपेक्ष है, और यहाँ पर कम से कम 80% हिंदुओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं होता है। और आधा सच से मैंने आज अपने इस चर्चा की शुरुआत की है, तो आज मैं एक आधा सच ग्लोबल मीडिया का भी बताना चाहता हूँ। ग्लोबल मीडिया बार बार भारत को रशिया के साथ उसका तेल खरीदने पर, जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, जब अमेरिका और यूरोप के देश रूस के खिलाफ खड़े हुए, फिर भी भारत ने रूस के साथ तेल खरीदा, तो बार बार सवाल पूछा जाता है, बार बार सवाल पूछा जाता है, बार बार भारत ने जवाब दिया। लेकिन अब की बार स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर पूछा कि आपका जो रशिया के साथ रिलेशनशिप है उससे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक गुस्सा है। तो इस पर जयशंकर का जवाब था, इफ आई वॉज टू यूज दैट लॉजिक, सो मेनी कंट्रीज हैव रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, लुक एट द एंगेस्ट इट शुड कॉज मी। यानी कि अगर आपका गुस्सा भारत के रशिया के साथ रिलेशनशिप पर हो सकता है, तो फिर ये जो हमको ज्ञान देते हैं भारत को, वो पाकिस्तान के साथ रिश्ता रखते हैं, तो क्या भारत को गुस्सा नहीं होना चाहिए? लेकिन फिर वो आगे कहते हैं कि जब हम मल्टीलेटरल वर्ल्ड में होते हैं तो कभी भी एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, बहुत सारे मल्टी लेयर्स होते हैं रिलेशनशिप्स में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में। और उसके तहत अगर वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप रख रहा है तो भारत तो उस पर ऐतराज नहीं करता। तो उसी तरह से जो भारत का रशिया के साथ रिलेशनशिप पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। और खैर, अब जब ट्रंप वहां पर सत्ता में आने जा रहे हैं, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो फिर लगता है कि ये रशिया वाला जो एंगल है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का, ये थोड़ा सा इसके समीकरण बदल जाएंगे। और ट्रंप लगातार इसका संकेत दे रहे हैं। और ट्रंप ने जो अपनी 2 नियुक्तियां की हैं NSA और जो विदेश मंत्री के पदों पर, वहां पर उन नियुक्तियों में बहुत कुछ उनकी जो घोषित नीति है वर्ल्ड दुनियावी मसलों पर, वो साफ होती दिख रही है, जिसमें भारत के लिए एक खुशी की बात है इनिशियली, और चाइना के लिए थोड़ा सा वरी होने की बात है। लेकिन इस तरह से आधा सच जो है जयशंकर ने दुनिया का, उसकी उसकी जो चिंदी है
वो चिंदी चिंदी करके रख दिया। और जब पब्लिक लाइफ में इस आधे सच का आधा सच सामने आ रहा है, तो मैं जनता के मद्देनजर, आप लोगों के मद्देनजर एक और आधा सच सामने लाना चाहता हूँ। आधा सच वो है हमारे आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ आधा सच है। आप हम सभी जानते हैं कि हम सब अपनी अपनी जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए हर रोज संघर्ष कर रहे होते हैं, और उस रोज रोज के संघर्ष में हमारा सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है, वो है इन्फ्लेशन का, महंगाई का। और महंगाई जो है, अक्टूबर में जो आंकड़ा आया है वो है 6.2%। ये 14 महीने का सबसे ज्यादा महंगाई दर है। सितंबर में 5.5 थी, अब 6.2% नोट की गई है। और ये आरबीआई का जो लिमिट है 4 to 6 का, यानी 4 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए रिटेल इन्फ्लेशन, ये उस लिमिट को क्रॉस कर गया है। लेकिन अब इस इन्फ्लेशन वाला जो फैक्टर है, इसके आधे सच को जरा देखने की कोशिश कीजिए। आप कहोगे कि इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इस महंगाई में इस महंगाई में कोर सेक्टर की महंगाई नहीं है। इस महंगाई में इन्फ्लेशन जो है वो फूड की वजह से, खाद्य पदार्थों की वजह से, और उन खाद्य पदार्थों में भी वेजिटेबल की वजह से, सब्जियों की वजह से। सब्जियां जो है वो सितंबर में 36% महंगी हुई और अक्टूबर में 42% महंगी हुई। और सब्जियों में भी जो टमाटर है और प्याज है वो महंगा हुआ। यानी कि जो आम गृहिणी का किचन है, या गृहिणी अगर कोई ना स्वीकार करे, क्योंकि पुरुष भी क्यों नहीं खाना बना सकता, तो अगर आम घर का जो किचन है उसका बजट जो है वो सब्जियों के कारण बिगड़ा हुआ है। और अगर सब्जियों का ये फैक्टर आप हटा दीजिए, सब्जियों की महंगाई का, तो फिर इन्फ्लेशन काबू में आता है, बल्कि कम हो जाता है। और आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो जाए तो वो भी खतरनाक है। डिफ्लेशन हो जाता है तो हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की शिकार होने लगती है। इसलिए इन्फ्लेशन भी जरूरी है, चीजों की महंगाई, चीजों का दाम बढ़ते रहना भी जरूरी है, लेकिन लिमिट में हो। लेकिन जब ये महंगाई दर बढ़ी हुई दिख रही है, तो उसका आधा सच ये है कि हमने वेजिटेबल की प्राइस को कंट्रोल करके नहीं रखा हुआ है। अब मैं आधा सच एक और बता दूं। जब 2020 में मोदी सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, तो उन 3 कृषि कानूनों में ये जो सीजनल महंगाई हुई है वेजिटेबल की प्राइस राइज की वजह से, उसका इलाज छुपा था। लेकिन लेकिन इन लोगों ने, मर्जा मोदी कहने वाले, मोदी तेरी कब्र खुदेगी की नारा लगाने वाले लोगों ने किस तरह से दिल्ली के बॉर्डर्स को साल भर तक जाम कर दिया था। और नरेंद्र मोदी भी, जो भी वजहें रही हों, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने उस प्रेशर में बकल अप किया, उस प्रेशर में वो झुके, और वो तीनों कृषि कानून वापस हो गए। आज वो कृषि कानून होते तो शायद ये इन्फ्लेशन जो है, जो वेजिटेबल सब्जी की कीमतों में जो आग लगी हुई है, वो काबू में हो सकती थी। उसकी, या नहीं काबू में होती तो उस पर एक प्रयास शुरू हो गया होता, क्योंकि उस प्रयास में वो जो 3 कृषि कानून थे, वो 3 कृषि कानून भारत में एक ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात करते जहां पर हमको अ, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होते, हमारे पास एक ऐसा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता जिसके तहत हम इस तरह की सीजनल बढ़ोतरी, कम से कम जो पेरिसेबल आइटम है, सब्जी और फल जैसे, उन
का उनका बेहतर प्रबंधन कर सकते और शायद ये स्थिति नहीं आती। और मैं एक बात बता दूं कि जब ये फूड इन्फ्लेशन भारत के जो इन्फ्लेशन और इन उसके परिणाम स्वरूप जो भारत का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसको प्रभावित करने की दिशा में है, तब मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप मतलब जिसको आप मोटा मोटा विंटर क्रॉप कह लीजिए, जो अभी बोई जाती है और स्प्रिंग्स के सीजन में, बसंत के ऋतु में उस दौरान उनकी कटाई होती है, वो उसका प्रोस्पेक्ट जो है बहुत बढ़िया है। लग रहा है बहुत अच्छी फसल होने वाली है रबी की फसल, जिसमें आपका व्हीट है, ग्राम है, पीज है, मस्टर्ड है, ये बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। और इसी तरीके से जो खरीफ की फसल है जिसकी बुआई रेनी सीजन में होती है भारत में, वही जून जुलाई में, और उसका भी खरीफ का भी पैदावार बहुत अच्छी हुई है, और इसलिए जो फूड इन्फ्लेशन है वो काबू में आएगा ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो आम लोगों का जेब जो है वो लीक कर रहा है, सब्जियां जो है आम लोगों के जेब पर धप्पा मार करके उनके घर का बजट बिगाड़ रही हैं। तो ये आधा सच जो था ये सब्जियों का, इन्फ्लेशन का, उसको रोका जा सकता था अगर हमने अपने केवल विचारधारा के प्रभाव में आकर के, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स के प्रभाव में ना आकर के मोदी को मजबूर नहीं किया होता, तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। और इसीलिए मैंने इस आधा सच वाली राजनीति को आप सबके सामने रखा है, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं एक ओपिनियन मेकर्स हैं, आप कहीं ना कहीं ओपिनियन फॉर्म करते हैं, और आपकी ओपिनियन से एक समाज का निर्माण होता है, और जब समाज का निर्माण होता है तो हमारी पॉलिटी में उस तरह से, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में उस तरह से बदलाव आते हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं जो कुछ आपको बता सकूं उससे कुछ न कुछ समाज में सकारात्मक बदलाव आए। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कमेंट मुझे एक नई दिशा की ओर सोचने को मजबूर करेगा। मैं भारत की राजनीति और भारत से जुड़ी हुई भू राजनीति के मसले पर आपको ऐसे ही कुछ न कुछ, कोई न कोई नई एनालिसिस, नई बात आपसे साझा करता रहूंगा। आप मेरे नए वीडियो का इंतजार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।